टीपू सुल्तान, ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही भारतीय इतिहास में एक बहस छिड़ जाती है, एक तूफान सा खड़ा हो जाता है। सवाल उठता है, क्या वो एक महान देशभक्त थे जिन्होंने आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी, या फिर एक क्रूर, एक अत्याचारी शासक जिनके जुल्म की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं? देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं। और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा कहा जाता है, इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन पर सच नहीं बल्कि नजरिया लड़ता है, और टीपू सुल्तान की कहानी शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ ना कोई एक सच नहीं है, बल्कि कई कहानियां हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं और हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम कोई एक कहानी नहीं सुनेंगे, नहीं। आज हम दो अलग अलग किताबें खोलने जा रहे हैं। एक किताब जो उन्हें एक हीरो, एक नायक बताती है, और दूसरी जो उन्हें एक विलन, एक खलनायक। और फिर इन दोनों किताबों के पन्नों के बीच हम उस सच को खोजने की कोशिश करेंगे जो शायद कहीं बीच में छिपा हुआ है। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर मैसूर का शेर बनने से पहले टीपू सुल्तान थे कौन? किस माहौल ने उन्हें गढ़ा था? साल था 1751। देवनहल्ली में टीपू का जन्म हुआ। उनका असली नाम था सुल्तान फतेह अली साहब टीपू। पर देखिए, उनकी किस्मत में ना चैन से बैठना लिखा ही नहीं था, संघर्ष लिखा था। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में वो एंग्लो मैसूर युद्धों की आग में कूद पड़े, और ये एक ऐसी लड़ाई थी जो उनकी पूरी जिंदगी तक चलती रही। वो कई भाषाएं जानते थे, विज्ञान समझते थे, सैन्य रणनीति में माहिर थे। और फिर 1782 में जब उनके पिता हैदर अली की मृत्यु हुई तो टीपू मैसूर के सुल्तान बने। और उन्हें विरासत में कोई फूलों का ताज नहीं मिला था, बल्कि कांटों का ताज मिला था। समझिए, एक तरफ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधी जंग छिड़ी हुई थी, दूसरी तरफ मराठा और निजाम जैसे पड़ोसी दुश्मन घात लगाए बैठे थे। और इतना ही नहीं, राज्य के अंदर भी विद्रोह की आग सुलग रही थी। मतलब चारों तरफ से मुश्किलें ही मुश्किलें। तो चलिए अब खोलते हैं पहली किताब, इसके पन्ने पलटते हैं। ये कहानी है टीपू सुल्तान की, एक देशभक्त योद्धा के रूप में, एक ऐसे हीरो की जिसे कई लोग भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी मानते हैं। इस किताब के हिसाब से देखें तो टीपू का बस एक ही मकसद था। उनका सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य लक्ष्य था ब्रिटिश विस्तार को रोकना। उन्होंने चारों के चारों एंग्लो मैसूर युद्धों में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। उनका सपना बस एक था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकालना। और इसी संघर्ष के बीच एक बहुत बड़ा मोड़ आया, 1784 की मैंगलोर की संधि। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही खास पल था, शायद पहली और आखिरी बार जब किसी भारतीय शासक ने अंग्रेजों को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए, संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। और ये उनकी दूरदर्शी सोच का एक जबरदस्त उदाहरण है। टीपू सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक इनोवेटर, एक आविष्कारक भी थे। उन्होंने दुनिया के पहले लोहे के खोल वाले रॉकेट बनाए। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे बाद में खुद अंग्रेजों ने स्टडी किया, अपनाया और अपने युद्धों में इस्तेमाल किया। इस किताब में टीपू की एक और छवि उभरती है, एक प्रोग्रेसिव शासक की, एक ऐसा रूलर जो आर्थिक मजबूती और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान दे रहा था। उन्होंने एक नई करेंसी सिस्टम शुरू किया, किसानों के लिए भूमि सुधार लागू किए, और तो और आज जो मैसूर सिल्क इतना फेमस है उसकी नींव भी उन्होंने ही रखी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने श्रीरंगपट्टनम जैसे हिंदू मंदिरों को दान भी दिया और कई हिंदुओं को ऊंचे सरकारी पदों पर भी बिठाया। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ पहली किताब की कहानी है। कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करता है। तो अब वक्त है दूसरी किताब खोलने का। ये वो कहानी है जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स और कुछ स्थानीय इतिहासकार हमें सुनाते हैं। और ये कहानी टीपू सुल्तान की एक, कह सकते हैं, एकदम अलग तस्वीर पेश करती है। ये कहानी शुरू होती है उन आरोपों से जो उनके शासन का विरोध करने वाले समुदायों के खिलाफ क्रूरता की बात करते हैं, जैसे कि कोडगू, जिसे आज हम कूर्ग कहते हैं। वहां उन पर हजारों कोडवा हिंदुओं का दमन करने, जबरन धर्म बदलवाने और उन्हें बंदी बनाकर श्रीरंगपट्टनम ले जाने के बहुत गंभीर आरोप हैं। इसी तरह के आरोप मालाबार क्षेत्र से भी आते हैं। वहां नायर समुदाय के खिलाफ कड़े कदम उठाने, मंदिरों को नुकसान पहुंचाने और इस्लामी कानून को जबरदस्ती लागू करने की कोशिशों की बातें भी कही जाती हैं।
और कहानी का ये हिस्सा यहीं खत्म नहीं होता। मैंगलोर की कैथोलिक ईसाई आबादी पर भी गंभीर कार्रवाइयों के आरोप हैं। इनमें चर्चों को गिराने और पादरियों समेत पूरे समुदाय को कैद करने की बातें शामिल हैं। जाहिर है, ये आरोप उनकी विरासत को और भी ज्यादा जटिल बना देते हैं। तो अब देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक हीरो, एक नायक, दूसरी तरफ एक विलन, एक खलनायक। तो सवाल ये उठता है कि असली टीपू कौन थे और हम सच तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? और यहीं से सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। जिन किताबों, जिन सोर्सेस से ये कहानियां निकली हैं, क्या वो खुद निष्पक्ष हैं? क्या वो अनबायस्ड हैं? सच तो ये है कि शायद दोनों ही पक्ष एक आधा अधूरा सच बताते हैं। एक ऐसा सच जो उनके अपने एजेंडा, उनके अपने नजरिए से रंगा हुआ है। देखिए, अंग्रेजों के ने टीपू को एक क्रूर अत्याचारी दिखाना जरूरी था ताकि वो अपने युद्धों को, अपने हमलों को सही ठहरा सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार टीपू को एक आदर्श हीरो बना देते हैं और उनकी कुछ कठोर नीतियों को शायद नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कहानी कोई भी हो, एक बात पर कोई विवाद नहीं है। एक सच है जिसे दोनों किताबें मानती हैं। 4 मई 1799, श्रीरंगपट्टनम का किला। टीपू सुल्तान ने सरेंडर करने से, आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया और अपनी आखिरी सांस तक अपने राज्य के लिए लड़ते रहे। कहा जाता है कि उस दिन उनके शब्द थे, एक गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है एक शेर की एक दिन की जिंदगी। और ये शब्द उस जज्बे को, उस भावना को बताते हैं जिसके लिए आज भी बहुत से लोग उन्हें याद करते हैं। तो फिर इतिहास का फैसला क्या है? चलिए एक एक करके देखते हैं। क्या वो अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त योद्धा थे? बिल्कुल हाँ। एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोच वाले इंसान? हाँ, वो भी थे। लेकिन क्या वो अपने आंतरिक शासन में कठोर थे? जवाब है हाँ। क्या उन्होंने कुछ क्षेत्रों में धार्मिक दमन किया? हाँ, इसके भी सबूत मिलते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान अपने जमाने के शासक थे, एक देशभक्त भी और कभी-कभी एक अत्याचारी भी। वो कोई आज के लोकतंत्र के नेता नहीं थे। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल व्यक्तित्व थे। उन्हें किसी एक खाने में, किसी एक बॉक्स में फिट नहीं किया जा सकता। इतिहास उन्हें न तो पूरी तरह से एक हीरो मानता है और न ही पूरी तरह से एक विलन। और शायद असली सच किसी एक पक्ष को चुनने में है ही नहीं। असली सच तो दोनों कहानियों को, दोनों किताबों को समझने की कोशिश करने में है। क्योंकि आखिर में एक ही बात मायने रखती है, इतिहास को पूछा नहीं जाता, उसे समझा जाता है।